हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश राव मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसके विभिन्न विषय है उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर अपन ने एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसका अध्ययन कर लिया है, आईसीटी पढ़ लिए और साइंस की क्लासें अपनी चल रही है जिसके अंदर अपन ने बायो कंप्लीट कर लिए, फिजिक्स कंप्लीट कर लिए और आज इसके अंदर अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको ठीक वैसे ही जैसा कि अपन ने पहले 20-20 मिनट की क्लास के अंदर बहुत ही कम समय में और अपना वृहद सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं, वैसी क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। केमिस्ट्री की लगभग ये मान लो कि 5 से 7 क्लास होगी और इसके अंदर अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट। तो पहले केमिस्ट्री की क्लासें से शुरुआत करते हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले परमाणु या एटम के बारे में, कि परमाणु, क्योंकि परमाणु और अणु के बारे में अपने सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं कि परमाणु है क्या और कैसे आया ये, या परमाणु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब की अपन डिटेल से अध्ययन करते हैं। कि परमाणु शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया, तो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। तो ठीक मैं वही चीज़ें करवाऊंगा आपको जो सटीक और जहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछने की संभावना रहती है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं करवाने वाला, क्योंकि टाइम कम बचा है तो कम समय में अपन अच्छे से कर सके, उसी टाइप से चल रहा हूँ मैं। और परमाणु को अंग्रेजी में आप सबको पता है कि एटम कहते हैं, और जो कि ग्रीक भाषा का जो शब्द था एटोमिया, इस शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है अविभाज्य कण। एटोमिया का क्या अर्थ है? अविभाज्य कण। और इसी से ही परमाणु स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु कैसा होता है। तो परमाणु एक अविभाज्य होता है। उसके बाद में सर्वप्रथम जो जॉन डाल्टन ने इन्होंने परमाणु सिद्धांत है वो दिया था, कब? 1808 में दिया था इन्होंने परमाणु सिद्धांत, और जिसे परमाणुवाद भी कहा जाता है, जिसमें बताया कि प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। उस टाइम तक उन्होंने परमाणु नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये परमाणु एक ऐसा है जो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर क्या बना होता है, प्रत्येक पदार्थ बना होता है। और उन्होंने क्या कहा था कि अविभाज्य कण है इनको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और एक ही तत्व के परमाणु है वो गुणों में कैसे होंगे? समान होंगे। जैसे कोई तत्व है, अगर आयोडीन के भी अपन परमाणु ले रहे हैं तो उसके कितने भी परमाणु ले लें, सब है वो गुणों में कैसे होंगे? समान होंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है वो गुणों में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। और दो या दो से अधिक परमाणु है वो परस्पर रासायनिक रूप से अगर संयोग कर लेते हैं तो वो अणु बनाएंगे या क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। ये था परमाणुवाद, जिसके अंदर जो जॉन डाल्टन है उन्होंने प्रस्तुत किया था ये। उसके अलावा परमाणु के अपरमाणविक कण है उनको खोजे जाने के पश्चात है परमाणु की आधुनिक परिभाषा क्या होती है, तो वो भी देखते हैं। कि अगर हमें पूछ ले कि परमाणु की आधुनिक परिभाषा क्या है, तो परमाणु पदार्थ की वह इकाई है कौन सी कि जो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकती है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते। ध्यान में रखना कि परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि परमाणु के अंदर जो अपरमाणविक कण है वो कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरह के अपरमाणविक कण पाए जाते हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये 3 इसके अंदर अपरमाणविक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कण है इनके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं कि इनका मतलब सबसे ज़्यादा तो ये पूछते हैं कि इन पे आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है और खोज किसने की थी या प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। और इसकी खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। इस पे आवेश कितना है? तो ध्यान में रखना इस पे आवेश ऋणावेश होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? ऋणावेशित। तो आवेश कैसा होगा? माइनस के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो प्रोटॉन है इस पे प्लस होगा, पी से पॉजिटिव भी याद रख सकते हो, तो प्रोटॉन पे प्लस होगा और इस पे कौन कितना हो गया? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस प्लस और माइनस का फर्क होता है इसमें। द्रव्यमान अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10⁻31 और प्रोटॉन का है 1.6 इंटू 10⁻27। सापेक्ष आवेश अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस है तो इसका मतलब -1, प्रोटॉन पे प्लस है तो इसका मतलब +1, और ये कैसा है? धनावेश है। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी।
उसके बाद में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इसकी वजह से इस पे आवेश कैसा होगा, 0, और सापेक्ष आवेश भी कैसा होगा, 0। लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻27 जितना प्रोटॉन का है उतना ही न्यूट्रॉन का इसका द्रव्यमान होता है। इसके बाद में इसको एक याद रखने की ट्रिक भी है, उससे भी आप याद रख सकते हो। जैसे मैंने याद किया था तो उस टाइम ये था कि ईंट पगार नीचे, कैसे याद करोगे, ई से इलेक्ट्रॉन और टे से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन में। पे से क्या हो गया, प्रोटॉन, और गा यानी गोल्डस्टीन, गै से क्या होगा, गोल्डस्टीन। तो इसका मतलब इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना कि उसके बाद में कुछ सहयोग रदरफोर्ड ने भी किया था इसका प्रोटॉन के लिए, तो इसलिए ये रैल लिखा है नीचे। नए का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और चे से चैडविक। तो ईंट पगार है नीचे, ये एक छोटी सी ट्रिक है, इससे भी आप चाहो तो याद रख सकते हो कि इनकी खोज किसने की थी। और ज़्यादातर क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है, इसमें आवेश से भी ज़्यादा इनके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में अपन जो अन्य अपरमाणविक कण हैं उनके बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होते हैं पॉजिट्रॉन। अच्छा, ये पॉजिट्रॉन है, इसकी खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने इसकी खोज की थी। और ये एक धनावेशित कण है। कैसा है, धनावेशित कण है, जिसका आवेश व द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। कौन सा कण है, पॉजिट्रॉन, और इसका आवेश और द्रव्यमान किसके समान होता है, इलेक्ट्रॉन के समान। खोज किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, तो किसने की थी, एंडरसन ने। उसके बाद में अपन देखते हैं एंटी प्रोटॉन, और ये एक कैसा कण है, तो ये ऋणावेशित कण है, जिसकी खोज किसने की थी, सेगरे ने। और अगर ये ऋणावेशित है तो इसका आवेश व द्रव्यमान किसके समान है, प्रोटॉन के समान है। उसके बाद में न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो है, इनके बारे में देखते हैं। और ये कैसे कण है, उदासीन, और इनकी खोज किसने की थी, पोलिंग ने इसकी खोज की थी। तो न्यूट्रिनो को याद वैसे भी रख सकते हो आप कि न्यूट्रॉन खुद उदासीन कण है, तो वैसे ही न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है। इनकी खोज पोलिंग ने की थी, और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है किंतु अनिश्चित होता है। और न्यूट्रिनो सबसे छोटा कण है। कैसा कण है, सबसे छोटा कण है। तो सबसे छोटा कौन सा है, न्यूट्रिनो। और कैसे होते हैं ये, उदासीन कण होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि परमाणु के स्थायित्व का कारण होते हैं। परमाणु के स्थायित्व का कारण कौन होते हैं, तो मेसोन कण है वो होते हैं। अच्छा, ये कौन से होते हैं, तो अभी देखेंगे अपन मेसोन कण। मेसोन की प्रकृति कैसी होती है, तो ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं। तो कौन से हो गए, ऑल ऑफ अबव। मेसोन के बारे में देखते हैं कि मेसोन धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन प्रकृति के होते हैं। अच्छा, इन कणों की खोज किसने की थी, तो युकावा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन कणों की खोज किसने की, युकावा ने इनकी खोज की थी। इन कणों का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 200 गुना होता है। कितना गुना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसका 200 गुना होता है। और ये कण परमाणु के स्थायित्व का कारण होते हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है कि परमाणु के स्थायित्व का कारण कौन से होते हैं, तो मेसोन कण है वो स्थायित्व के कारण होते हैं। उसके बाद में परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर, कि परमाणु क्रमांक कैसे लिखते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या दर्शाती है, परमाणु क्रमांक दर्शाती है। कि नाभिक, कोई परमाणु है उसमें नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित है, वही क्या दर्शाती है, परमाणु क्रमांक। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कैसा होता है, माइनस, प्रोटॉनों पे प्लस। अब अगर इन दोनों की संख्या समान होगी तो परमाणु कैसा हो जाएगा, उदासीन। तो बस यही है कि उदासीन परमाणु में क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होती है। और परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, तो जेड से दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक को। किससे, जेड से। परमाणु क्रमांक बराबर यानी जेड, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या यानी पी। और जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। उसके बाद में उदासीन परमाणु है, उसमें मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर परमाणु क्रमांक है उतना प्रोटॉन ये तो होता ही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसके बराबर है तो कैसा होगा, उदासीन। यानी इसमें परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में अपन देखते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इन दोनों का योग है। इनका प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग है, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी द्रव्यमान संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाते हैं अपन, और न्यूक्लियॉन्स की
संख्या, न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए बराबर क्या हो जाता है, पी प्लस एन। अब ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 92 यूरेनियम 238 दे रखा है कि में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ध्यान में रखना, इसके अंदर ये परमाणु क्रमांक है जो, तो क्या हो गया, प्रोटॉन यानी 92, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 92। अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए अपन क्या करते हैं, 238 माइनस 92 यानी ये कितना आ जाएगा, 146 आ गया। कौन सी संख्या, न्यूट्रॉन ये। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे कि परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन कैसे करते हैं। कि जैसे यूरेनियम, मैंने अभी बताया था आपको 92 यूरेनियम 238, तो ये कैसे करते हैं। तो यदि कोई परमाणु है वो एक्स है, क्या समझ लिया अपने, एक्स है, जिसका परमाणु क्रमांक है वो हमेशा जेड ही होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं अपन, जेड से, और द्रव्यमान संख्या को अपन दर्शाते हैं ए से। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, ये एक्स तो हो गया, कोई परमाणु है वो, यहाँ जेड है, ये क्या हो गया, उसका परमाणु क्रमांक या प्रोटोनों की संख्या या परमाणु क्रमांक हो गया ये, और ये ए क्या हो गया, ये द्रव्यमान संख्या। तो ठीक ऐसे दर्शाते हैं, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ एक्स और यहाँ जेड। ये इसको परमाणु को दर्शाने का तरीका है। ऐसे अगर अपने को कोई दे रखा हो, जैसे यहाँ दे रखा है 11 Na+23 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो जो नीचे नीचे है इसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और ये क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या। तो प्रोटॉन तो कितने हो गए, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ एक प्लस है, अगर प्लस है इसका मतलब इसको उदासीन बनाएंगे तो कितने प्लस है, एक, तो एक माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 10। यानी यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, अगर 11 होती तो इसका मतलब ये प्लस नहीं होता, उदासीन होता। और न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं, जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से अपन इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, प्रोटॉन को घटा देंगे, तो n माइनस इसके अंदर p यानी 23 माइनस 11 बराबर क्या हो गया, 12। ये हो गए इसमें न्यूट्रॉन। उसके बाद में कि समस्थानिक किसे कहते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, समस्थानिक, समबारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित। तो समस्थानिक किसे कहते हैं कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक यानी स्थान तो समान है, स्थान क्या होगा, परमाणु क्रमांक, तो ये तो स्थान तो इनका समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 है। कौन कौन से, प्रोटियम जिसे 1H1 बोलते हैं, ड्यूटेरियम जिसे 1H2 बोलते हैं, और ट्राइटियम जिसे 1H3 बोलते हैं। तो ये तीनों याद में रखना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है, कौन सा है, यह सभी पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन का समस्थानिक जो 1H3 है ये कैसा है, तो ये रेडियो सक्रिय भी है, ये भी ध्यान में रखना आप। उसके अलावा है समभारिक, कि समभारिक किसे कहते हैं, बाहर से स्पष्ट है ये कि समभारिक किसे कहते हैं, कि यानी इसमें समान द्रव्यमान होगा। बाहर से क्या, बाहर किसे बोलते हैं, द्रव्यमान को, तो कि समान तो होगा द्रव्यमान, और भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे 18 आर्गन 44 और 20 कैल्शियम 40, ये आपस में क्या है, समभारिक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, द्रव्यमान संख्या है वो समान है। ए का मान यहाँ कितना है, दोनों में ही 40 है। उसके बाद में अपन देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे जो स्पीसीज है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इनके नाम से स्पष्ट है। समस्थानिक यानी स्थान समान यानी परमाणु क्रमांक, समभारिक यानी भार समान यानी द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन समान। यहाँ देखो Na+ में इलेक्ट्रॉन है वो 11-1 यानी 10 हो गया। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 12-2 यानी 10, और एल्यूमिनियम+3 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13-3 यानी 10। तो ये तीनों आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गई। तो ये था समस्थानिक, समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद अपन देखते हैं कि परमाणु की संरचना है, उसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या कहा है। तो उस परमाणु की संरचना की बात करते हैं कि परमाणु की संरचना है वो कैसी है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल देखते हैं सबसे पहले कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किसने दिया, तो जे थॉमसन ने दिया था, उनके नाम पे इसे बोलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। और जे थॉमसन ने इनका जो परमाणु मॉडल है इसे प्लम पुडिंग मॉडल या रेनिन मॉडल भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या रेनिन मॉडल कहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ आपको, कि इसे तरबूज मॉडल भी क्यों कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी क्यों कहते हैं, या रेनिन मॉडल भी क्यों कहते हैं, ये भी बताने वाला हूँ मैं आपको। थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। कैसा गोला है, धनावेशित है, जिसके समान रूप से ऋणावेश है वो इलेक्ट्रॉन वितरित है। थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन वितरित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कैसा होगा,
उदासीन। थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, अतः ये मॉडल क्या हो गया, असफल हो गया। ये किसका था, थॉमसन का परमाणु मॉडल था। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ मैं पहले कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल है या तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि परमाणु कैसा है, एक यहाँ बता रखा है कि धनावेशित गोला है। परमाणु कैसा है, ये एक गोला है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो समान रूप से होंगे, यानी यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो समान रूप से वितरित होंगे। और अगर ये समान रूप से वितरित हो तो ये तरबूज मॉडल कहते हैं कि जैसे तरबूज के अंदर बीज वितरित होते हैं समान रूप से, पूरे तरबूज में बीज होते हैं, ठीक वैसे इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो इसे तरबूज मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग ये कोई मिठाई होती है जिसके अंदर भी ठीक इसी तरह से होता है, तो ये क्या कहलाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन देखते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग है, ये क्या है, ये इसे बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। किसको, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने गिगर व मार्सडेन के साथ मिलकर एक पतली सोने की पत्ती या पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। गिगर और मार्सडेन है ये रदरफोर्ड के सहयोगी थे, लगभग पूरा कार्य है वो गिगर और मार्सडेन ने किया था, और सहयोग किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। और आज इनका जो मॉडल है उसको किसके नाम से जानते हैं अपन, रदरफोर्ड के नाम से। इन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली और उसके ऊपर जो अल्फा कण है इनकी बौछार करवाई गई। अब पन्नी की मोटाई भी पूछी हुई है एक बार कि इसकी मोटाई कितनी थी, तो 10 की पावर -7 मीटर इसकी मोटाई थी, या इसे 100 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं अपन। तथा अल्फा कण किसके लिए थे, तो हीलियम के नाभिक थे अल्फा कण, किसके नाभिक, हीलियम के नाभिक। और उन्होंने श्रवण पत्र के चारों ओर एक जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा रखा। तो किसने लेपित पर्दा रखा था, जिंक सल्फाइड से। और जिंक सल्फाइड का लेपन किस लिए किया था, तो चमक उत्पन्न करने के लिए इन्होंने जिंक सल्फाइड लिया था कि ताकि चमक उत्पन्न हो जाए। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ जैसे कोई अल्फा कण स्रोत ले लिया यानी अल्फा गन ले ली, यहाँ से इन्होंने बौछार करवाई अल्फा कणों की। यहाँ जो स्वर्ण पन्नी है ये, इसके ऊपर इन्होंने बौछार करवाई, और इस साइड ये जो जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा है वो रख लिया। अब होता क्या है कि जो अल्फा कण है वो इससे टकरा के बहुत से तो सीधे चले जाते हैं, कुछ कुछ कोण पे ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक कण है वो क्या, हजारों में से एक कण क्या हुआ, वापस इसी पथ पे आ गया। ये इन्होंने प्रयोग किया था। तो कि अल्फा कण को स्वर्ण पत्र पर बमबारी करने से निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। कौन कौन से, कि अधिकांश अल्फा कण है वो तो स्वर्ण पत्र को चीरते हुए सीधे निकल गए, जैसा कि मैंने बताया कि कैसे हुए, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण आंशिक कोण से विचलित हो गए, जैसे यहाँ विचलित हुए दिखा रखे हैं कि ये यहाँ से आ रहा है इधर चला गया, ये यहाँ से आ रहा है इधर चला रहा है। लेकिन लगभग 12,000 में से एक कण है वो ऐसा था जो पुनः अपने पथ पर लौट आया, यानी 12,000 कण इसके ऊपर डाले तो उनमें से एक कण ऐसा था जो यहाँ से टकरा के वापिस लौट आया। और ये वापिस लौट आया, इसका मतलब इसका कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। और ये जो कण है इसी के द्वारा इन्होंने नाभिक की खोज की थी। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश है ये उसके केंद्र में होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। और रदरफोर्ड ने इस धनावेशित कण को क्या कहा था, नाभिक कहा था। तो सबसे पहले नाभिक के बारे में कौन बताता है, रदरफोर्ड बताते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी परमाणु है उसके केंद्र में एक नाभिक होता है और जिसके अंदर धनावेश होता है, और जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद मैक्सवेल है, उन्होंने तरंग सिद्धांत के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्पिल, मैक्सवेल है इन्होंने इसकी आलोचना की थी कि चलो ठीक है, रदरफोर्ड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर पथ में चक्कर लगा रहे हैं, अगर चक्कर लगा रहे हैं सर्पिल वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वो गमन करेगा, गति करेगा, और अंत में जाकर क्या होगा, ये नाभिक में गिर जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे गति करता जाएगा उसकी ऊर्जा तो नष्ट होगी ना, और अगर ऊर्जा नष्ट हुई तो अंत में क्या होगा, वो जाके नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ऐसा क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि परमाणु का नष्ट होना संभव नहीं, वो तो अंतिम अविभाज्य कण है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हुआ, असफल हुआ। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो असफल हो जाता है, तो उसके बाद में कौन देते हैं, बोर है वो आए, या जिसे अपन बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल। और ये किसने दिया, बोर ने दिया था। और इन्होंने सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। किसका करते हैं ये, हाइड्रोजन का। और इसके पश्चात इन्होंने अन्य परमाणु है इन पे भी अपने मॉडल है वो प्रस्तुत किए थे। बोर ने क्या क्या बताया इन्होंने, बोर के अनुसार
परमाणु का संपूर्ण धनावेश है उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये इन्होंने रदरफोर्ड की जो बात थी उसको रिपीट किया था कि हाँ रदरफोर्ड की ये बात सही है कि उसका संपूर्ण धनावेश है उसके नाभिक के अंदर केंद्रित होता है और नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात भी इन्होंने रदरफोर्ड की सही करार दी कि ये बात भी रदरफोर्ड ने सही कही है। लेकिन उन्होंने इसके अलावा और क्या कहा कि इन स्थायी वृत्ताकार पथों को जो वृत्ताकार पथ है इनको कक्षा या क्या कहते हैं ऑर्बिट या इसे कोश या सेल या इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये बोर ने बताया जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। और आगे क्या बताते ये कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं या चक्कर लगाते हैं जिनकी कोणीय संवेग है वो क्या होता है h/2 का पूर्ण गुणज होता है या जिसे अपन NH/2 बोलें कि उनका कोणीय संवेग क्या होना चाहिए h/2 तो ही इलेक्ट्रॉन उसमें गति कर सकते हैं अन्यथा गति नहीं कर सकते। यहाँ n क्या है तो यहाँ n है कक्षा की संख्या और h क्या है तो h है प्लैंक स्थिरांक। ये पूछा हुआ भी एक बार कि जो बोर के अनुसार है इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में या कहाँ गति करते हैं तो NH या कोणीय समय कितना होना चाहिए तो NH/2 यदि निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो वह क्या होगा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और अगर वो अवशोषण की जगह अगर उत्सर्जन करेगा तो क्या होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जैसे ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होगा निम्न ऊर्जा में चला जाएगा और अगर उत्सर्जन करेगा तो क्या होगा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो वह कैसा होगा ऊर्जा के उच्च स्तर में चला जाएगा और ये इसका डायग्राम यहाँ दिखा रखा है। और निल्स बोर ने क्या बताया कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ये भी पूछा हुआ है एक बार कि बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2n² होती है जहाँ n क्या है तो कक्षा की संख्या है। जैसे कक्षा k l m n इनको ले n बराबर यानी पहली कक्षा दूसरी तीसरी चौथी तो 2n² यानी 2 इंटू अगर k कक्षा के अंदर अपन ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 1 2। l के अंदर देखें तो इसमें n बराबर हो जाएगा 2 यानी 2 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 4 यानी 8। ऐसे ही m के अंदर n बराबर हो गया 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। और ऐसे ही n बराबर अगर अपन 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। ये बोर ने ही स्पेशल बताया था। और उसके बाद में एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कि किसी परमाणु की किसी कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी तो न्यूनतम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है 1 से कम नहीं हो सकती। और उसके अलावा जैसे यहाँ एक ऑप्शन में नहीं हो जैसे 2 है 8 है 18 है तो भी अपने को नन ऑफ दीज करना है क्योंकि अपन ने पिछले के अंदर इसमें न्यूनतम इलेक्ट्रॉन कितने देखे यहाँ 2 देखे हैं लेकिन इनमें से एक ये त्याग कर सकता है इसलिए एक तो कम से कम पास में होगा तो इसलिए ये 2 को नहीं चूज करना है अपने को नन ऑफ दीज यानी कम से कम तो एक ही हो सकती है। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है तो वर्ग 18 की जो गैसें होती है उत्कृष्ट गैसें होती हैं। और ये कैसी होती है तो ये एक परमाणुविक गैसें हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती अतः ये परमाणु की परिभाषा के संदर्भ में क्या है अपवाद है। कौन सी उत्कृष्ट गैसें हैं जो वर्ग 18 की गैसें हैं वो। उसके बाद में 2 विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वैसे भी अपनी क्लास है वो 20 मिनट से ऊपर हो गई है 23 मिनट की हो गई और अपनी कोशिश यही रहती है कि 20 मिनट में जितना ज़्यादा हो सकता है वो करें। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। कुछ टाइम की कमी थी इसलिए मैंने जो मेरे पहले से नोट्स बनाए हुए हैं उनकी PDF बना के मैंने सोचा कि इनसे ही आपको पढ़ा दूँ क्योंकि खुद अगर अभी नोट्स बनाता तो टाइम और ज़्यादा लगता है उसके लिए आपको और वेट करना पड़ता तो इसलिए मैंने जो मेरे नोट्स पढ़े थे उनकी PDF बना के आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना सपोर्ट करते रहना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पेडागोजी के लिए आप सब बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मंडे के बाद में पेडागोजी भी स्टार्ट करवा दूँ। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में।